हनुमान हिंदू की औलाद नहीं है। उसकी मां ने अपने लड़के का डीएनए छुपाने के लिए उसका नाम हनुमान रख दिया। हनुमान जैसे का इलाज अब आंदोलन ना करके इस धरती से निमटाना है, जहां पर फूलन देवी पहुंची थी इनकी बुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान पर पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया है। हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है कि राजस्थान में एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी है और राजस्थान में जो और राजा थे उन्होंने अपनी बेटियां मुगलों को देकर समझौते किए और फिर इसके बाद राज किया। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से राजपूत समाज में इस समय बड़ा गुस्सा है। आज हनुमान बेनीवाल के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी मेरे पास पधारने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत। ठाकुर साहब, जो हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है उसको लेकर राजपूत समाज में नाराजगी भी बहुत है। तो हनुमान बेनीवाल का कहना यह है कि इसमें मेरी गलती क्या है, ऐसा तो किताबों में लिखा हुआ है। देखिएगा चौधरी साहब, हनुमान बेनीवाल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं विस्तार से थोड़ा सा। आप उत्तर प्रदेश में, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हम लोग राजस्थान जुड़े हुए हैं, वहाँ आना जाना लगा रहता है। ये हनुमान जो बेनीवाल नाम का व्यक्ति है, नाम इसका जरूर हनुमान है, पर काम जो क्रम है इसके वो इतने भद्दे हैं, इतने गंदे हैं कि ये पूरे राजस्थान को शर्मिंदा कर रहा है। और दूसरा, जिस सदन में बैठता है, ये पार्लियामेंट का मेंबर है, ये उस सदन की गरिमा को भी ख़त्म कर रहा है और पद की गरिमा को ख़त्म करना चाहता है। ये व्यक्ति, बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नशेड़ी है, भंगेड़ी है। सुबह नशा करता है और शाम तक नशा करता रहता है। उसके बाद इसके मुख में जो शब्द आ गए, इसको बोलने से मतलब है। आज से पहले इसने वैश्य समाज के ऊपर टिप्पणी की थी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी, लॉरेंस समाज के ऊपर इसने टिप्पणी की थी। बहुत बड़ा आंदोलन लॉरेंस समाज चलाया था। और जब हमारे सुखदेव गोगा मेहड़ी जिंदा थे अध्यक्ष, उस समय इसने करणी सेना के ऊपर टिप्पणी की थी। तब इसकी गाड़ी इसको पीटा गया था, इसके शीशे तोड़े गए थे और बांध के मारा गया था। ये भूल गया होगा। आप जाकर अपने चैनल पर, मीडिया पे चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर वो फोटोज आज भी हैं। तब इसने माफ़ी मांगी थी, तब नहीं सुधरा। आज के परिवेश में जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर लालजी सुमन जैसे गद्दार जो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी में, उन्होंने भी यही प्रकरण अभी हिंदुस्तान के स्वच्छ मंदिर में बैठ के दिया था। सेम उसी घटना को दोहराते हुए ये व्यक्ति एक छोटी मानसिकता रखते हुए और छोटेपन को दर्शाते हुए ये चाहता है कि मैं बिना कुछ करे अपने को हाईलाइट करना या ऐसी बयान बोलना एक बड़े समाज के लिए, जो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना ये है कि भाई जो बयान मैंने दिया है उसको लेकर ना तो मैं झुकूंगा और ना मैं माफ़ी मांगूंगा। देखिएगा, झुकने और माफ़ी मांगने की बात बता रहे हैं आपको। मैं कल भी मैंने ये बात कही थी, लालजी सुमन अपने पिताजी गोद में बैठा हुआ है, संरक्षण में चल रहा है। जिस दिन गोद से उतरेगा उसका इलाज करणी सेना करेगी। और बचा हनुमान को हम चेतावनी देना चाहते हैं, बहुत जल्द हमारी मीटिंग राजस्थान में होने वाली है। हनुमान जैसे लोग और हनुमान सावधान हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, अब अगर हमें न्यायपालिका से न्याय ना मिला, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट, विधानसभा में बैठे लोग, उच्च सदन में बैठे लोग, किसी भी समाज के लिए ऐसी कृत मानसिकता रखते हुए और ऐसे अगर बयान देंगे तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचता। एक चीज बचती है कि जो व्यक्ति हमारे समाज का इन दुष्टों का संहार करेगा, उसके परिवार का पालन पोषण हम करेंगे, उसकी बेल की व्यवस्था हम करेंगे। हथियार उठाओ और इन गद्दारों को सजा दो। हनुमान बेनीवाल का कहना तो ये है कि भाई राजपूत समाज के लोगों, आप मेरे साथ लड़ाई क्यों कर रहे हो? आपको लड़ाई करनी है तो आप उन इतिहासकारों के साथ लड़ाई करो ना, जिन्होंने इतिहास में इस तरीके की बातें लिखी हैं। अगर इतिहास में कोई बात लिखी है, हर समाज का इतिहास अपना अपना है। किसी का योद्धाओं का समाज है, किसी का महापुरुषों का समाज है, किसी का देवी देवताओं का इतिहास है। अगर उन इतिहास को पढ़कर आप किसी समाज के बारे में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए,
आपको जाट समाज का पता लग जाएगा, कहां से जाट समाज चला, क्या स्थिति रही, जाटों ने सत्याग्रह प्रकाश की होली जलाई, आप पढ़ के देखिएगा उसको। अगर हम इतिहास को उठाकर किसी भी बिरादरी को या किसी समाज के बारे में वो शब्द बोलते हैं जिससे पूरे समाज को, हिंदुस्तान को, सनातन को ठेस पहुंचती हो, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो। अगर आपको इतिहास दोहराना है, उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, सही करना है, तो उस बात को आप पार्लियामेंट सदस्य हैं, आप कानून में रख सकते हैं, पार्लियामेंट में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप नंगे होके आप समाज को किसी तरह से, किसी भी समाज को गलत भाषा में या गलत तरीके से व्याख्यान करेंगे, तो वो समाज आने वाले टाइम पे आपको वोट का चोट तो देगा ही देगा, लेकिन ये वो समाज है इनका इलाज भी कर देगा। और बहुत जल्द इलाज होगा, मेरे अपने अनुसार और मेरे समाज के अनुसार मैंने सोच लिया है। अब इनका केवल साधन आंदोलन नहीं है, इनका इस धरती से मर जाना ही, निमट जाना ही समाधान है। और जो मेरा समाज का व्यक्ति इनका इलाज करेगा, उसका पूरा खर्चा करनी सेना सहन करेगी, उसके परिवार का भी और उसका भी। बहुत जल्द हम राजस्थान, दिल्ली से घोषणा करने वाले इस चीज की। आप आज आ गए, आज आपके चैनल से कह देना चाहता हूं कि जो मेरे समाज का व्यक्ति ऐसे गद्दारों का इलाज करेगा, उसका पूरा परिवार का भरण पोषण करनी सेना करेगी। ठाकुर साहब, आप तो शिक्षित व्यक्ति हैं, क्या इतिहासों में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वास्तव में राजपूत समाज के जो राजा थे उनके संबंध मुगलों के साथ रहे, रोटी बेटी के संबंध रहे? देखिएगा, अब मेरी बात, हिंदुस्तान एक बड़ा देश था और राजपूत गद्दी पर राजा थे। दूसरा अगर कोई राजा हुआ, मुगल आए हैं। तीसरा शासन किया अंग्रेजों ने। जब कोई राजा वर्तमान में चल रहा है, हर कोई विदेशी या कोई दूसरी ताकत उस पर अटैक करती है। बड़े साधन, बड़े राज्य थे, साधन कम थे। एक छोटे से राज्य को मुगल कब्जा के बैठ गया, तो राजा लोग उसकी रणनीति बनाने में, वहां तक पहुंचने में समय लगता था। यह नहीं कि किसी ने आज अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, हम दिल्ली में बैठे और सीधा जाके अटैक वहां कर दिया, ऐसा नहीं था। उनको हटाने के लिए, उनको नस्तेनाबूद करने के लिए या पराजित करने के लिए रणनीति बनती थी। बड़े राजा मिलकर धन की व्यवस्था करना, अटैक करना, ये सारी नीतियां थी जो नीति समाज की या राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। राजा आते रहे, युद्ध चलते रहे, हारते रहे। हिंदुस्तान के राजाओं ने हिंदुस्तान के लोगों से, राजाओं से युद्ध किया, बड़े राजाओं ने छोटे राजाओं से युद्ध किया। क्यों किया? सत्ता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को कब्जाने के लिए। और अगर गद्दार बाहर से आ गया, उस गद्दार की रणनीति बनाने के लिए भी ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे बने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे इतिहास खत्म है, इतिहास जीरो है। इतिहास में अगर लिखा है, कुछ ना कुछ सत्यता होगी। लेकिन उस सत्यता को मैं फिर दोहराना चाहता हूं, क्या आप सनातन को व्याख्यान करके आज टुकड़े करना चाहते हैं हिंदुस्तान में? आज आप गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, आज आप इतिहास गुजर का उठाते हैं, वहां झगड़ा कर रहे हैं, आप जाटों का होते हैं, वहां झगड़ा होता है, आप राजपूत समाज में उंगली उठा रहे हैं। अगर राणा सांगा जैसे और राजपूत समाज के वीर अपनी 5-5 पीढ़ियां बलिदान में न लगाते, युद्ध में न लगाते, तो आज आप कल्पना कीजिए हिंदुस्तान के अंदर सनातन कहां बचता। जिस मंदिर में आज हम पूजा कर रहे हैं, जिस सनातन की संख्या आज हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ पहुंच गई है, वो कहां बच पाता? अकेले राजपूतों ने सारी लड़ाइयां लड़ी? ज्यादातर लड़ाइयां अकेले नहीं, राजपूत लड़ाई में सबकी भागीदारी रही है। वैश्य समाज ने हथियार नहीं उठाया, और वैश्य समाज के पास जो भी साधन था, धन का था या तन का था, उन्होंने दिया है। अन्य समाज, चाहे रघुवंशी हो, चाहे यदुवंशी हो, चाहे अन्य कोई भी समाज रहा हो, जिसकी जो सामर्थ्य थी उसने राजा को सपोर्ट करके क्षत्रिय को आगे करके युद्ध लड़ा है। ये इतिहास गवाह है। लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी, आप आज कई सौ वर्ष बाद आके उन परिस्थितियों विचार करेंगे तो बड़ा अंतर दिखाई देगा। लेकिन उस इतिहास को आप गलत भाषा में हिंदुस्तान के सर्वोच्च मंदिर में बैठ के, और एक पदासीन, एक वो व्यक्ति जिसको समाज हमारा चुन के भेजता है लोकतंत्र के युग में, और वो अपनी भाषा को इस तरह से किस समाज के बारे में बोलता है, सनातन के बारे में बोलता है, तो बहुत ठेस पहुंचती है और कुछ नहीं बचता फिर हमारे सामने। ये मन करता है कि या तो इस व्यक्ति को मार दें, और या हम लोग कहाँ जाएंगे। बरिशों सर ने कहा ऐसी स्थितियां रही तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हिंदुस्तान में किस कोने में रहेंगे। हर व्यक्ति जो उठता है राजपूत समाज को टारगेट करता है। पहले पिक्चरों में यही हाल था, पिक्चरों के अंदर ठाकुर को टारगेट किया जाता था। पहले उसको दुर्लभ दिखाते थे या अत्याचारी दिखाते थे, फिर उसको लुटेरा बनाते थे, फिर उसको मारते थे। वो बंद हुआ, बड़ी मुश्किल से हमने कराया, करनी सेना की मेहरबानी थी ये भी। आज वो चीज बंद हुई तो हमारे देश के अंदर लालजी सुमन और हनुमान बेनीवाल जैसे गद्दार हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय से उठकर ये बात बोलते हैं तो बहुत ठेस पहुंचती है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मुगल शासक यहाँ पर रहे, जिन्होंने हमारे देश पर राज किया, क्या उनके विश्वसनीय लोगों में राजपूत समाज के लोग नहीं रहे? मान सिंह, जय सिंह, बिल्कुल जयचंद, ये लोग कौन थे? देखिएगा, मैं बताया चो साहब आपको कि सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता पे काबिज बनाए रखने के लिए छोटे बड़े राजा, छोटे छोटे राजा मुगलों से भी मिल गए थे, बड़े राजा एक तरफ हो जाते थे। मुगल को हराने के लिए मुगल लालच भी देते थे, वो अपने आप जोड़ना चाहते थे, वो भी सत्ता हटाना चाहते थे। उन सब चीज़ों को सामने करने के लिए कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, लेकिन वो स्थिति ऐसी नहीं रही होंगी कि आप हमारी लड़की ले जाओ। लड़की सारे मुगलों की लड़की राजाओं की भी रही है, मुगलों की लड़की राजाओं की भी तो रही है, हिंदू राजाओं की रही है सारी। वो क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप? वही क्वेश्चन क्यों करते हो हिंदुस्तान में हमारी बिरादरी को तोड़ने का, सनातन को मिटाने का, कि आपने ही अपना सौदा किया था। वो सौदे क्यों नहीं दिखा रहे आप, जो अपनी लड़कियां और अपने राज्य छोड़ के यहां पर गए हैं, हिंदुस्तान को लूट के गए हैं, हिंदुस्तान के मंदिर और सनातन को लूट के गए हैं। वो क्वेश्चन कोई राज्यसभा से या राजभवन से क्यों नहीं उठाता? यही क्यों उठाते हैं कि राजपूतों ने ऐसा किया, राजपूत ऐसे थे। देश को अखंड भारत बनाने के लिए राजपूत समाज के लोगों ने अपनी रियासतें डोनेट कर दी। बिल्कुल, और इस बात को राजपूत समाज के लोग कहते भी हैं जी। लेकिन कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि इन लोगों के पास ये रियासतें बची कैसे? मुगल जाने के बाद अंग्रेज युग आया। रियासत तो सबसे पहले जो राजा थे उन्हीं की थी, जनसंख्या कम थी और धरती और रियासत ज़्यादा थी। और जो राजा आखिरी तक, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तब तक भी राजा हरि सिंह पे जम्मू कश्मीर बना रहा। अब हम कहें जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गया? भारत आज़ाद हो चुका, उसके बाद जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह पे बना रहा, ये क्यों नहीं गया? ऐसा क्वेश्चन की क्यों बनी रही? जो राजा जहां राज करते आए हैं, कुछ राजा क्रूर रहे हैं, कुछ राजा बड़े पोलाइट रहे हैं, जिन्होंने अपनी जनता को, अपने प्रजा को साथ लेके चले हैं, तो रियासत तो उन पे थी, दूसरी बनी रही। मुगल भाग गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज की राजाओं पे आ गई दोबारा। हिंदुस्तान आज़ाद रहा, संपत्ति स्वर्ण पे थी। स्वर्ण में आप कह लीजिए क्षत्रिय, थोड़ा क्षत्रिय तो एक टाइटल है, क्षत्रिय तो जो लड़ाका जो इतने थे, समाज थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, और क्षत्रिय जो राजा थे उसमें बहुत सारी बिरादियाँ थी। आप मराठा भी थे उसके अंदर, उसमें गुजर भी रहे थे, उसमें कहीं जाट भी रहे ना लास्ट तक। तो संपत्ति और रियासत सब पर थी, उन्हीं पे बचनी थी। अब कहते हैं कि साहब युद्ध हुए तो कंगाल क्यों हो गए? कंगाल हो गए कहाँ जाते हो लोग? युद्ध तो चल रहा था, राष्ट्र को संपत्ति को बचाने का युद्ध तो था, तो चलता रहा वो। नहीं, सवाल लोग ये पूछते हैं कि और किसी के पास तो रियासतें बची नहीं, तो राजपूतों के साथ रियासतें कैसे बची रही? और किसी के पास कैसे बचती? क्या किसी और के पास रियासतें थी ही नहीं? जब राजे राजपूत थे, मैंने बताया ना, जब राजे राजपूत थे। अब मराठा थे वहां पर, महाराष्ट्र में लड़े हैं मराठा लोग, अब उनके पास संपत्ति कैसे बची? जब राजा महाराष्ट्र में मराठा थे, मराठा लड़ रहे थे, उन पर बचेगी और किसके पास बचेगी? जहां जो राजा लड़े हैं संपत्ति उनके पास बचेगी, और कौन ले जाएगा संपत्ति, बताओ आप। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि सबसे बड़े क्षत्रिय जाट हैं और राजपूत समाज तो 7वें 8वें नंबर का क्षत्रिय है। तो इतिहास बता दीजिए आप। अगर जाटों के इतिहास में लिखा हो कि भाई हम सबसे बड़े क्षत्रिय हैं, तो इतिहास पढ़ लीजिए। अगर वो हनुमान गद्दार ये पढ़ रहा है कि हमने इस तरह सौदा किया, तो उस गद्दार को ये कहिएगा, हनुमान को, कि वो ये भी पढ़ ले कि वो कौन से जाट का इतिहास था, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कहां लड़ी। चुनिंदा ही तो होंगी। उन्होंने बताया तो महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं आ रहा। जी, तो कैसे, ऐसा कैसे संभव है? पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़े, राणा सांगा ने युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा। ये तो कहने वाली बातें हैं। अगर आप इतिहास की गहराई में जाते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, हम नहीं कहते कि राजा सूरजमल ने नहीं लड़ा होगा, हम कहते जहां जिसका वर्चस्व राजा का था, जिस समाज का था, वो क्षत्रिय था, वो भी क्षत्रिय था। उस समय कहने लगे राजा सूरजमल जाट था जी, क्षत्रिय नहीं था, वो भी क्षत्रिय था उस समय। जहां जिसका वर्चस्व था, उस राजा ने वहां लड़ाई लड़ी, अपने शासन को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई करता रहा और बचाता रहा। आखिर में आगे आज मैं कह रहा हूं, इतने साल वर्ष गुजर गए इस चीज को, आज इतिहास में आप
उसका क्या निकाल रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे इतिहास में से आप? ढूंढना ये चाह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां थी, ये लोग किस टाइप के थे। चाहे वो हम ये भी उंगली उठाना चाहें, किसी राजा पर उंगली उठा दीजिए, हर राजा के कैरेक्टर में जब से पैदा हुआ या आखिरी तक कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आज आप बुराइयां निकाल के समाज के सामने पेश कर रहे हैं किसी इतिहास की, तो अच्छी बात है क्या? आप सनातन को तो खत्म कर रहे हैं। हनुमान जैसे व्यक्ति हनुमान नाम रखते हैं, और वो असली मुसलमान के बीज हैं, वही असली मुसलमान की औलाद हैं। आप मानिए बात, हनुमान हिंदू की औलाद नहीं है। उसकी मां ने अपने लड़के का डीएनए छुपाने के लिए उसका नाम हनुमान रख दिया, नहीं तो हनुमान गद्दार असली मुसलमान की औलाद है। हनुमान बेनीवाल गद्दार है, गद्दार है, असली मुसलमान की औलाद है। उसकी हिस्ट्री भी आई है और उसके लेटर भी जारी हो रहे हैं वहां से, आप देखिएगा। रामजी लाल सुमन भी गद्दार है, उसने खुद कह दिया गद्दार, वो हमें गद्दार कह रहा है, सनातन को गद्दार कह रहा है। आप चौधरी साहब सनातन के रखवाले राणा सांगो को गद्दार कहेंगे, और ये कहा है उसने कि आप सब उस गद्दार की औलाद हैं। उस सब में संसद के अंदर बैठे हर व्यक्ति समाज का व्यक्ति था, और वो संसद में बैठे जो सांसद थे वो बहरे गूंगे थे उस समय। मीर भोज को अपना बताने वाले गुर्जर भी गद्दार हैं। नहीं, हम नहीं कहते। अहीर यादव भी गद्दार हैं। नहीं, दलित भी गद्दार हैं। नहीं, दलित हमारा भाई है। और मीर भोज को या पृथ्वीराज चौहान को अगर गुर्जर समाज अपना कहता है तो हमें कोई इतराज नहीं इस चीज के अंदर। कहो मेरे बाबा जी को, मेरे पिताजी को, मेरे वंश को अगर आप चौधरी साहब अपना कहते हैं तो मेरी खुशी की बात है, कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर साहब, जाट समाज आपके विरोध में, गुर्जर समाज आपके विरोध में, दलित समाज आपके विरोध में, अहीर समाज आपके विरोध में, नहीं है सर। तो ये कमियां इन समाजों में हैं या राजपूत समाज में कुछ कमी? राजपूत समाज में कोई कमी नहीं है। और रही विरोध की बात, हमारा कोई भी समाज विरोध नहीं कर रहा है। हम किसी समाज का विरोध नहीं करते हैं। जो व्यक्ति हमारे समाज पर टिप्पणी करता है, हम केवल एक सिंगल पर्सन का विरोध करते हैं। हमने दलित का विरोध नहीं किया, रामजी लाल सुमन भी। हमने अगर विरोध किया है केवल लालजी सुमन का किया था। वो इसलिए किया था कि उसने बहुत ही गलत वाक्य जो संसद ने बोला था, उसके बाद अखिलेश जी ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। दलित कार्ड खेला अखिलेश जी ने, उसके कंधे पर बंदूक रख चलाई। ठाकुर साहब, किस किस के साथ आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। जाटों के साथ लड़ोगे, गुजरों के साथ? हम जाट के साथ नहीं लड़ रहे। के साथ लड़ोगे, यादवों के साथ लड़ोगे, अहीरों के साथ लड़ोगे, किस किस के साथ? मान्यवर, हम जाट के साथ नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई जाट से कोई नहीं है, हमारी लड़ाई गुजर से कोई नहीं है। आपके जिले में देख लीजिए या प्रदेश में देख लीजिए, मुखिया हमारे ठाकुर हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। दलित हमारा भाई है, दलित पीडीए की लड़ाई लड़ रहा है अखिलेश जी। अखिलेश जी अपने मुख से लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान की, सीधी सीधी, और दलित की। और लड़ाई लड़ भी नहीं रहे हैं, केवल मोहरा बना के वोट बैंक की राजनीति करके स्थापित होना चाहते हैं। और सबका उद्देश्य ठाकुर को टारगेट करना है। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो जब अपने आप को हमसे रियासत ले ली, आरक्षण ले लिया, अब वो चाहते क्या हैं? जो हमारा इतिहास बचा है उसमें हमारी कमियां ढूंढ रहे हैं। ठाकुर साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय रामजी लाल सुमन का वो बयान आया था तो उस समय करणी सेना के लोग बुलडोजर लेकर रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंच गए जी। लेकिन अब की बार बयान देने वाले हैं हनुमान बेनीवाल जी, जाट जी, और जाट को बलवान कहा जाता है। जी। तो फिर आपका बुलडोजर कहाँ पर है? जाट बलवान होगा, हम मानते हैं। हनुमान बेनीवाल बलवान नहीं है, एक नशेड़ी है, एक किस्म का नशा करता है। उसके घर बहुत जल्दी जाने की तैयारी है, पंचायत हो रही है अभी। 24 तारीख में हमारी मीटिंग राजस्थान के अंदर है, और हमने बोल दिया है हनुमान जैसे का इलाज अब आंदोलन ना करके इस धरती से निपटाना है। जहां पर फुलन देवी पहुंची थी, इनकी बुआ, इनकी इंतजार वहीं होगा, और कोई रास्ता नहीं बचता। बस। चलिए, तो राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।